कहता है द टेबल गिव्स 4 एनर्जी रिसोर्सेज एंड स्टेट्स वेदर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रिसोर्स इज द सन। अब देखिए वो कहता है इस टेबल में 4 एनर्जी रिसोर्सेज का बताया गया है और ये बताया गया है कि वेदर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रिसोर्स इज द सन। अब वो कहता है विच रो इज करेक्ट। अब देखिए इसमें आपको ना थोड़ी सी जरा इन डेप्थ नॉलेज रिकॉल करनी है। मैं आपको एमसीक्यूज में आपने देखा है जैसे सारे पेपर्स में हर ऑप्शन को हमने करेक्ट और उसका रॉन्ग होने की बात को डिस्कस किया। अब एनर्जी रिसोर्स जियोथर्मल है। अब देखो इसके नाम से लग रहा है कि जियोथर्मल यानी वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी विच इज जनरेटेड ड्यू टू द इनर कोर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के अंदर आपको याद है हॉट रॉक्स हैं, मोल्टन रॉक्स हैं, वो जो हीट जनरेट करनी है उसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसका सन के साथ कोई कनेक्शन या लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये बात जहन में रखिए कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। नहीं, ये यस नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए। यानी जियोथर्मल एनर्जी का ये जो एनर्जी रिसोर्स है जियोथर्मल, इसका सन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन नहीं है, इट सेल्फ अर्थ है। तो ये करेक्ट तब होता ऑप्शन ए अगर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन के आगे नो लिखा हो। तो जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स जो है वो मेन सोर्स सन नहीं है। तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका इसलिए इधर से हम गलत डिक्लेयर कर देते हैं। जरा देखिए बी ऑप्शन में ये जो ऑयल है, मिसाल एनर्जी रिसोर्स अगर आपका ऑयल है तो ऑयल का, इफ ऑयल इज द एनर्जी रिसोर्स तो इसका मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इज द सन। बिल्कुल ऑयल का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखें तो ये नो इसने गलत लिखा हुआ है। टेक्निकली यस आंसर होना चाहिए कि ऑयल का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। यस, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑयल प्रोडक्शन की सन ही है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। कि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि ये जो जमीन की क्रस्ट में ऑयल पड़ा हुआ है, ये मिलियंस ऑफ इयर्स पीछे लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे डाइड आउट, तो उनकी डीकॉम्पोजिशन की वजह से beneath द अर्थ वो प्रेस होते गए और वो क्रश होके फिर फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील हुए, जिसमें कोल, ऑयल और गैस 3 चीजें हैं। अब मिसाल के तौर पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, एक तो ये प्लांट्स और एनिमल्स, इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स से ही ये ऑयल फॉसिल फ्यूल्स बने हैं ना। तो इनको कौन बेसिकली एनर्जाइज कर रहा था? ये प्लांट्स और एनिमल्स को मेनली तो सन ही एनर्जाइज करता है और फिर आफ्टर देयर डेथ डिकम्पोजिशन में भी उसका रोल है। तो बेसिकली ऑयल, अगर आपका एनर्जी सोर्स ऑयल है तो उसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है, बिकॉज इनिशिएट उसी चीज ने बेसिकली किया था इसको। तो बी ऑप्शन उसने गलत दिया हुआ है कि अगर ऑयल एनर्जी रिसोर्स है तो यस इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो उसने नो लिखा हुआ है इसलिए मैंने इस ऑप्शन को गलत कह लिया। वो कह रहा है विच रो इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब इस सी ऑप्शन में वो कहता है कि वाटर हेल्ड बिहाइंड अ डैम, तो उसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। यस, बिल्कुल ठीक बात है। कि अब मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ कि इसमें ये कैसे कह रहा है। तो ये वैसे इसका आंसर 7th का सी तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं 8th को भी चेक करूंगा कि वो सही है कि नहीं। बट लेट मी एक्सप्लेन द सी फर्स्ट। देखिए वो कह रहा है वाटर हेल्ड बिहाइंड अ डैम। अब मुझे ये बताएं, देखें कि इसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन क्यों है। यस, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है वो। बिकॉज देखिए आपको पता है कि जितनी भी रिवर्स, लेक्स और समंदरों से जो पानी है, सन ही की हीट से वो सारा पानी जो है वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है। और वो इवेपोरेट करके ऊपर क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स फॉल एज रेन और स्नो। तो वो जो स्नो और रेन गिरती है उसी से तो फिर आपके डैम्स का पानी सारा फिलअप होता है। यानी वहीं से पानी ग्लेशियर से पिघल के आता है, या डायरेक्ट बारिश का पानी डैम स्टोर करते हैं। तो उसमें सन का मेन एनर्जी सोर्स तो है फिर सन। ठीक है, तो जो पानी बिहाइंड द डैम इकट्ठा होता है वो कोई वैसे ही नहीं आ जाता। वो बेसिकली सारा जो वाटर बॉडीज से पानी इवेपोरेट होता है वो सन की हीट एब्जॉर्ब करके ही इवेपोरेट होता है। एंड देन इट गोज अप इनटू द क्लाउड्स एंड फॉल्स एज रेन। और जो अपर रीजन्स हैं उनमें एज अ स्नो गिरता है। एंड देन सन ही की हीट उसको पिघला के, ग्लेशियर्स को पिघला के पानी इन द रिवर्स वापस वो डैम के अंदर जमा होता है। तो ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन में देखिए विंड, अगर एनर्जी रिसोर्स विंड है तो वो कह रहा है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। नो, ये भी गलत बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यस, इसमें भी मेन एनर्जी सोर्स सन ही होता है। तो ये इसने नो लिख के गलत बात की है।
ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। अब मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए विंड्स क्यों चलती। आपने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा था कि याद है जब जो मिसाल के तौर पे कन्वेक्शनल विंड्स होती हैं, कि जब आप हीट एक जगह गिरती है, वहां से गर्माइश की वजह से जमीन गर्म होती है, एंड हीट एयर पार्टिकल्स हीट अप होके दे राइज अपवर्ड्स ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स, और उनकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आके उसको रिप्लेस करती है। तो बेसिकली उसमें भी विंड्स के चलने में भी सन का एक प्रॉपर अहम रोल है। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन ही इसमें इसने सही बात की हुई है। बाकियों में आगे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में इसने थोड़ी डंडी मारी हुई है, तो यहाँ पे हमने इसलिए सेवेंथ का सी ऑप्शन को करेक्ट मार्क किया। The diagram shows the energy stores for a mobile. The diagram shows the energy stores for a mobile, yani cell phone, and how the energy is transferred between the stores. बच्चों एक बात बताओ कि सबसे पहले तो क्या ख्याल है, मोबाइल फोन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, देखो मैं आपको इससे भी पीछे स्टार्टर से ले जाता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी असल में जाकर स्टोर हो जाती है बैटरी में। किस फॉर्म? देखो आप मोबाइल को चार्ज करते हो ना, चार्जर लगाते हो सॉकेट में, इस तरह सोचा करो। ये मैंने आपको याद है टेक्निक बताई थी कि किसी भी सिचुएशन के लिए आप बहुत आसानी से ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सोच सकते हो। अब देखो दुनिया में हजारों लाखों प्रोसेसेस चल रहे हैं, अब सबको तो रटा नहीं मार सकता बंदा, बट आपको वो जो एचईपी स्टेशन और विंड पावर स्टेशंस और कोल पावर्ड स्टेशंस और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो सब चीजें कराने का मकसद ये था कि एक बुनियाद मिल जाए बच्चे को, उसको पता हो यार कि हम मुझे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी। वो याद है ये पढ़ाते हुए मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें दे रहा था। जहाज टेक ऑफ कर रहा है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, उड़ रहा है, या रनवे पे दौड़ रहा है, रुका हुआ है, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, तो उसकी सारी केसेस हमने, तो वो मकसद होता है जहन साजी बच्चे की के उसको समझ में आए कि कैसे आंसरिंग करनी। खैर, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल सॉकेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में जाके स्टोर होती है। ये आपको याद है बैटरी के अंदर, वो जो आपके मोबाइल में एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं, और वो सॉकेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाकर इस बैटरी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और मुझे बताइए कि फिर वो केमिकल एनर्जी किस अगले काम में, क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, किस अगले काम के लिए? मेरा लफ्ज को गौर करो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सॉकेट से इसमें बैटरी में स्टोर करवाई केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, बैटरी इज द फ्यूल सोर्स, याद है, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। तो बताओ, ये थ्योरी में भी ऐसा सवाल याद है, एक बड़ा डिटेल्ड वो बाइसिकल और मोटर वाला आया था, तो हमने काफी किया इसको। तो बताइए अब ये केमिकल एनर्जी जो स्टोर हुई भी है बैटरी के अंदर, ये किस काम के लिए इस्तेमाल होगी? तो वो कहता है व्हाट डिस्क्राइब्स हाउ द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। केमिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी ना? देखिए केमिकल एनर्जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने मैकेनिकल वर्क डन का लफ्ज यूज किया है ना, ये सही लफ्ज नहीं है, मैकेनिकल वर्क डन नहीं है बच्चों ये। तो वो कहता है व्हाट डिस्क्राइब्स हाउ द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रिकल वर्क डन में। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। देखो मुझे एक बात बताओ कि बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी है, वो उसके अंदर वो सारा डिजिटल सर्किट्स को नहीं चला रही। पहले तो इस बात का जवाब, क्या वो इसके डिजिटल सर्किट्स को नहीं चला रही? यस और नो? बिल्कुल। तो फिर ये जो केमिकल एनर्जी बैटरी में स्टोर्ड है, ये करती है इलेक्ट्रिकल वर्क डन में कन्वर्ट होती है, और वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अंदर सारे डिजिटल सर्किट्स को चला रहा है। लेकिन अब मुझे तो ये क्लियर कट चलो नजर आ रहा है कि ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बट मुझे एक बात बताओ कि मैकेनिकल वर्क डन क्यों नहीं हो सकता?
Why is mechanical work done का ऑप्शन कंप्लीटली रॉन्ग? बिकॉज मैकेनिकल का मतलब होता है, मैकेनिकल में मैंने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज याद है? मैकेनिकल एनर्जी में बच्चों एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जरा बताइए, क्या मोबाइल फोन में कोई जीपीई का कनेक्शन है? मोबाइल फोन का ऑपरेशन में कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एलिवेटेड पोजीशन पे तो कुछ चीज नहीं पड़ी हुई ना उसमें, क्या ख्याल? तो मैकेनिकल इसलिए गलत वर्ड है कि उसमें मैकेनिकल में दो चीजें आती हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्यों, अब क्लियर हुआ? चलिए, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो कोई सेंस नहीं बना रही, ये भी बिल्कुल आउट ऑफ द वे, वेव्स की तो बात ही नहीं है। एक्चुअली केमिकल एनर्जी, उसने कहा ना व्हाट डिस्क्राइब्स हाउ द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, और इंटरनल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में, और हीटिंग एंड साउंड उसमें निकल जाती। क्या ख्याल? तो समझ में आया कि वेव्स का तो यहाँ कोई ताल्लुक एज सच नहीं है, बट ए ऑप्शन इलेक्ट्रिकल वर्क डन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो लेट्स सी कि ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए 10th का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। बात समझ आई सबको? 11th वाले सवाल कहता है कि अ विंड टर्बाइन इज 30% एफिशिएंट। देखो 30% एफिशिएंट, तो आपको परसेंटेज एफिशिएंसी गिवन है। वो कहता है हैज एन आउटपुट ऑफ 2.5, कैपिटल एम किसको कहते हो? हैज एन आउटपुट ऑफ 2.5 मेगावाट। देखिए मेगावाट, अब ये आउटपुट है, तो वो कह रहा है आप तलाश कीजिए व्हाट इज द पावर इनपुट टू द टर्बाइन। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखिए आप सबको परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद है? परसेंटेज एफिशिएंसी वाज पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100, या एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट इनटू 100। यानी अगर एनर्जी दी हो तो आप उसकी रेशो ले लो, या पावर दिया हो तो उसकी रेशो ले लो। जरा मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि देखो 30% एफिशिएंट है ये डैम, सॉरी ये विंड टर्बाइन। तो 30%, तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी की जगह आपने 30% डाल दिया। अब बताओ, कहता है उसकी आउटपुट 2.5 मेगावाट है। देखो यार एक बात बताइए बच्चों, हमें आउटपुट पावर मेगावाट्स में दी हुई है, हालांकि ये एसआई यूनिट्स नहीं है, बट इनपुट पावर पूछी हुई है, और नीचे ऑप्शंस भी मेगावाट 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 में दिए हुए हैं। तो क्या यहाँ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की जरूरत है? रेशो लेते हुए तो मुझे एक बात बताओ, रेशो जब लोगे तो मेगावाट का यूनिट मेगावाट के यूनिट से कैंसिल नहीं हो जाएगा? रेशो में तो कैंसिल हो जाते हैं ना। हाँ, अगर ये कोई सिंगुलर वैल्यू हम डाल रहे होते हैं ना किसी फॉर्मूला में, तो फिर इसको लाजमन आप वॉट्स यानी द एसआई यूनिट्स में चेंज करते। बट एफिशिएंसी में चूंकि एक रेशो है, तो फिर मेगावाट से चेंज ना करें, वरना ऐसे ही काम बढ़ जाएगा। अदरवाइज तो समझ है। अब आउटपुट पावर हमने क्या करनी है, उसने कहा कैलकुलेट द पावर इनपुट। आउटपुट तो उसकी कितनी है, 2.5 मेगावाट। तो मैं आउटपुट की जगह 2.5 मेगावाट लिख लूंगा ओवर। जरा बताइए, इसकी इनपुट हमने तलाश करनी है ना, तो पावर इनपुट को ऐसे ही रहने देंगे, इनटू 100 अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि यहां देखो आपने परसेंटेज में 30% लिया है। तो अब इस इनपुट को सब्जेक्ट बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना आएगा? ये आएगा 30 इक्वल टू 2.5 इंटू 100 कितना होता है? 250 ओवर पावर इनपुट ऐसे आ जाए। अब पावर इनपुट ऊपर जाएगा तो
इंटू 30 इज इक्वल टू 250। अब पावर इनपुट कैसे आएगा? 250 अपॉन 30। तो मुझे ये बताओ कि 0 0 से कट गया तो पावर इनपुट जरा बताइए कितनी निकली? क्या ये, अब देखो सारी वैल्यूज आपको लोएस्ट सिग्निफिकेंट 2 2 2 तक ही है, तो फिर मैं इसको 8.33 कॉपी करके मेगावाट राउंड ऑफ करूंगा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये 8.3 मेगावाट। तो इनपुट पावर विल बी 8.3 मेगावाट। क्या ऑप्शन लिखूं मैं इसमें? बी, ऑप्शन बी इसमें हम ये लिखें। तो 11th का मुझे बताइए कि ये क्या निकलेगा? तो 11th का ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो अब देखिए वो कहता है कि एफिशिएंसी 30% है और आउटपुट आपको दी हुई है 2.5। इनपुट हमने फाइंड करना है, तो इनपुट जो है वो 8.3 मेगावाट ऐसे करके ये निकल आई। यहां तक क्लैरिटी है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, तो जरा चेक कर लेते हैं वैसे कि इज द आंसर करेक्ट और नॉट। डेफिनेटली होना चाहिए यही, 11th का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ। कहता है कि which two physical quantities must be used to calculate the power developed by a student running up a flight of stairs या flight of steps। देखिए वो कह रहे हैं कि एक कौन सी दो, अब देखो कंपल्शन क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज, बस दो फिजिकल क्वांटिटीज कहता है आपको चाहिए। which two physical quantities must be used to calculate the power developed by a student running up a flight of stairs। देखिए फर्ज करो वो कहते हैं कि एक ऐसे ना, मिसाल ऐसी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हैं और एक स्टूडेंट यहां से इन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे ऊपर दौड़ते हुए जा रहा है। तो जब ये दौड़ते हुए जा रहा है तो इन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में आपको जरा ये देखना है, जरा एक मिनट सुनो। देखिए अब एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। इन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे कहते हैं एक स्टूडेंट रनिंग करते हुए ऊपर जा रहा है। कौन सी दो क्वांटिटीज मस्ट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड? मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको पावर के कितने फॉर्मूलाज याद हैं? देखिए पूरा, चलो पावर के सारे फॉर्मूले हम लिख लेते हैं यहाँ। पावर का एक फॉर्मूला था, याद है, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। या ये तो एक ही बात है ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। सी दिस यूज्ड टू बी वन एंड द सेम थिंग्स। पावर इज आइदर वर्क डन ओवर टाइम टेकन या एनर्जी ओवर टाइम। और कोई फॉर्मूले आपको याद आ रहे हैं पावर के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए? बिल्कुल सही है। एक फॉर्मूला था P इज इक्वल टू वी आई, याद है, P इक्वल टू वी आई, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें चाहिए था। अगला क्या था? P इज इक्वल टू, याद है, आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और चौथा फॉर्मूला था P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, याद है? तो अब ये फॉर्मूले थे, ये तो चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में काम आ जाएंगे, जहन में होने चाहिए। और पावर का वैसे स्टैंडर्ड या बेसिक फॉर्मूला ये वाला था कि पावर इज आइदर वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। तो कौन सी दो, देखो लफ्ज है विच टू फिजिकल क्वांटिटीज। अभी मुझे चंद लोग थोड़ा सा गलत जवाब दे रहे थे, एक दो। अब दोबारा गौर करो, यस, कि देखो दो फिजिकल क्वांटिटीज कहता है कौन सी चाहिए to calculate the power developed by the student running up a flight of stairs। तो क्या आपको फोर्स एक्सर्टेड एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेप्स ओनली चाहिए? मुझे बताएं, पावर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए क्या टाइम का होना जरूरी नहीं है?
पावर के लिए टाइम तो होना जरूरी है, बट इस ऑप्शन में टाइम कहीं नजर आ रहा है? ऑप्शन ए में टाइम कहीं नजर आ रहा है? टाइम तो नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं चाहिए, इससे तो पावर नहीं मिलेगी। क्या ख्याल? पावर के लिए आपको टाइम लाजमन पता होना चाहिए। तो जिस जिस ऑप्शन में टाइम नहीं है, उस ऑप्शन को तो मैं क्या कर दूं, उड़ा ना दूं। देखो, इस ऑप्शन ए में कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो पावर चाहिए तो टाइम तो लाजमन चाहिए होगा, क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक तो नहीं है, तो एक बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम ना ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में देखो टाइम टेकन चलो आ रहा है, तो मैं इसको फिलहाल अंडर कंसिडरेशन रख लेता हूं। सी में कहता है वर्क डन एंड वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेप्स ओनली। सी भी गलत। ए और सी तो गया। क्यों गया? बिकॉज पावर ढूंढने के लिए टाइम का होना मस्ट है, तो टाइम ना तो ऑप्शन ए में दिख रहा है और ना ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखो, इस तरह सोचना है। अब आई एम श्योर कुछ लोगों ने इस तरह बिल्कुल नहीं सोचा होगा, उन्होंने डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला याद है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑप्शन ठीक टिक किया होगा। आई एम नॉट सेइंग गलत है, बट सोचने के तरीके जरा हेल्प आउट कर रहा हूँ, तो इस डिस्कशन से देखना बड़ा फायदा होगा। मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए ये जो ईयरली रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं और क्लास डिस्कशन हो रही है, ये बहुत काम की चीजें। ये हर रिकॉर्डिंग एक्चुअली क्लास डिस्कशन ही थी यार, उसको डिटेल में करके हमने फिर इस तरह, जैसे आपका ये 2023 अपलोड होता जाएगा, तो बड़ी जबरदस्त हेल्प उससे मिलती है। अब तो मुझे बताओ, ए और सी तो गया, बी में कहता है फोर्स एक्सर्टेड एंड द टाइम टेकन। बच्चों एक बात बताओ कि फोर्स एक्सर्टेड से तो खाली आपको पावर नहीं मिलेगी, या तो अगर इसका फोर्स एक्सर्टेड आप निकाल रहे हो, तो फिर तो आपको इसका एक और क्वांटिटी डिस्टेंस भी मेजर नहीं करना पड़ेगा। तो फोर्स, डिस्टेंस और टाइम, तीन चीजें चाहिए होंगी। तो एक तो इसने इस बी ऑप्शन में फोर्स एक्सर्टेड एंड टाइम टेकन ओनली कहा है, तो खाली आपको फोर्स के जरिए, और देखिए खाली इधर की जो फोर्स है और टाइम है उससे तो पावर नहीं मिलेगी। अगर आपको वर्क डन चाहिए तो फिर तो फोर्स एफ इंटू दिस डिस्टेंस जो इसने कवर किया, ये भी तो फिर चाहिए, बट उसने कहा कौन सी, दो ओनली। तो यहां तो तीन इन्वॉल्व हो जाएंगी फिर, और यहां उसने वो डिस्टेंस का जिक्र किया भी नहीं, तो बी भी गया। तो हु इज लेफ्ट देन? ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज लेफ्ट। तो गौर कीजिए, वर्क डन एंड टाइम टेकन ओनली। अब मुझे बताओ, पावर चाहिए तो वर्क डन एंड टाइम टेकन, ये दोनों चीजें मिल जाएं, तो क्या पावर ढूंढी नहीं जा सकती? तो इसका मतलब है 12th का डी ऑप्शन, कि वर्क डन एंड टाइम टेकन ओनली के जरिए आपको इसकी पावर मिल जाएगी। अब जरा देखिए, इस 12th का आंसर मैच करते हैं, लेट्स सी के व्हाट वी आर थिंकिंग इज राइट और रॉन्ग। तो 12th का बिल्कुल सही जवाब या। देखो बच्चों, आप इस तरह मत करना कि हर ऑप्शन को, हर सवाल के बाद आप ऑप्शन चेक करते जाओ। इससे पता है बड़ी एक गंदी आदत डेवलप हो जाती है कि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मतलब यूर ऑलवेज डिपेंडेंट कि मैं आंसर देखूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पोजीशन 1। कहता है एक टेनिस बॉल है, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पोजीशन 1, इट फॉल्स वर्टिकली ऑन अ हार्ड सरफेस एट पोजीशन 2। कहता है ये हार्ड सरफेस पे गिरती है ऐसे करके, तो आप देख रहे हो इसकी शेप थोड़ी डिफॉर्म हुई हुई आ रही है। तो बेसिकली इस बॉल में जो इलास्टिक एनर्जी है वो कुछ इन्वॉल्व हो रही है, इसकी शक्ल डिफॉर्म हो रही है। कहता है इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस एट पोजीशन 2, which energy changes have taken place between position 1 and position 2। कहता है कौन सी एनर्जी चेंजेस अकर हुई पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में। देखिए सीधी बात है कि पोजीशन 1 पे तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जस्ट बिफोर इम्पैक्ट वो सारी जीपीई कन्वर्ट हो जाती है, याद है, काइनेटिक। और फिर देखो आफ्टर हिटिंग ये चूंकि ऐसे थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा है, तो यही काइनेटिक एनर्जी फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हुई होगी इलास्टिक एनर्जी के अंदर।
तो जरा चेक करो इसमें कौन सी ऑप्शन आपके इस जवाब से मैच करती है। कि देखिए पोजीशन 1 में और पोजीशन 2 में क्या एनर्जी चेंजेस हुई होंगी। जीपीई कन्वर्ट हुई होगी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इनटू काइनेटिक, और काइनेटिक कन्वर्ट हुई होगी उस बॉल के इलास्टिक एनर्जी में, क्योंकि देखिए उसकी शेप ऐसे इलास्टिक की तरह थोड़ा स्ट्रेस या कंप्रेस होगी। तो अब इसमें मेरा ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है कि देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू काइनेटिक टू इलास्टिक, तो डेफिनेटली इसका बी ऑप्शन ही आंसर होना चाहिए। जरा चेक करते हैं कि 11th का बैक पे उसने क्या आंसर दिया हुआ। तो 11th का बिल्कुल सही है, इट इज बी ऑप्शन। 12 में कहता है अ बॉय होल्ड्स ऑन टू अ बार एंड पुल्स हिमसेल्फ अप अंटिल हिज चिन इज लेवल विद द बार। तो ये वो चिन अप्स कर रहा है। कहता है ही रेजेस हिमसेल्फ थ्रू 40 सेंटीमीटर्स इन 0.5 सेकेंड्स। देखिए ये जो मिसाल के तौर पे ये इस तरह का वो एक बार सा लगा हुआ है एंड ही इज हैंगिंग विद दिस बार लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके। अब मुझे ये बताइए कि कहता है कि ये अपने आप को 40 सेंटीमीटर्स उठाता है, 40 सेंटीमीटर्स लिफ्ट करता है कितनी देर में, 0.5 सेकेंड्स। देखो अब ये एसआई यूनिट्स नहीं है डिस्टेंस के, बट ये टाइम एसआई यूनिट्स में। आगे कहता है कि द वेट ऑफ द बॉय इज 500 न्यूटन्स। तो अब देखिए वेट ऑफ द बॉय जो है वो अगर 500 न्यूटन्स आ रहा है, तो ये डाटा और पिक्चर जरा अपने लिए बना लिया करो। वो कहता है व्हाट इज द एवरेज पावर ही प्रोड्यूसेस एज ही रेजेस हिमसेल्फ। मुझे बताएं आपने एवरेज पावर निकालनी है, तो बच्चों पावर ढूंढने के लिए अब देखिए उसका वेट इतना है, उसने जो हाइट थ्रू विच ही रेज्ड हिमसेल्फ वो इतना है, द टाइम इज 0.5 सेकेंड्स। तो ये सारा डाटा हमारे पास इस तरह आ गया कि ये हाइट आ गई, ये उसका वेट आ गया। तो मुझे ये बताइए कि पावर ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पावर का फॉर्मूला है पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। मुझे जरा एक बात बताइए, या पावर एनर्जी ओवर टाइम है या पावर इज वर्क डन ओवर टाइम। तो पावर इज वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम, इन दोनों को हम ये कह सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि वर्क जो है वो कैसे निकलता है। वर्क इज फोर्स इनटू द डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें एक ये तरीका भी हो सकता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और अगर आप चाहें, अब जरा सुनो, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी आप कर सकते। देखिए मुझे ये बताएं कि इस बच्चे ने जब अपने आप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ रेज करना है, तो अपने वेट को ही ओवरकम करना है। तो अगर इसका वेट 500 न्यूटन्स है तो ऊपर जाने के लिए इसको 500 न्यूटन्स की अपवर्ड फोर्स ही देनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं ना, कि इसको अपवर्ड फोर्स 400 सॉरी अपने वेट के बराबर ही अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये खुद को लिफ्ट अप कर सके। तो पावर ढूंढने का एक तरीका तो ये था कि मैं वर्क डन में फोर्स उसकी 500 ही लग रही है, और डिस्टेंस वो कितना अपने आप को रेस कर रहा है 40 cm, तो इसको मीटर्स में चेंज करना मत भूलिएगा, ऐसा यूनिट्स में। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4 मीटर्स अपॉन टाइम जो है इसका वो कितना आ रहा है, तो टाइम इज 0.5 सेकेंड्स। तो मुझे ये बताइए कि पावर जो है ये 500 इंटू 0.4 अपॉन 0.5, तो आपका जो जवाब आता है वो कितना निकलेगा, ये चेक कीजिए जी। इट इज 500 इंटू 0.4 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आपके पास 400 वॉट्स, यानी आपके पास पावर जो है ये 400 वॉट्स ऐसे करके ये निकल आई। तो पावर इज 400 वॉट्स। तो आप गौर कीजिए कि ये आपके पास 400 वॉट्स की यहाँ पे पावर आ रही है। अब या तो इसका क्वेश्चन का तरीका बेसिकली ये था, ठीक, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। या मैं इसको यूं भी कर सकता हूं जैसे इस फॉर्मूला से कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। आप इसी सवाल को बच्चों इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। एक तो वर्क डन ओवर टाइम था, एक पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अब मुझे ये बताओ इस केस में एनर्जी इन्वॉल्व किस शक्ल की है। देखिए खुद सोचो, जब ये बच्चा अपने आप को ऐसे ऊपर लिफ्ट करेगा थ्रू अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर्स, तो वर्टिकली जब कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो रहा होता है
तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी आके आपको नजर आती है? याद रखिए, उसमें एनर्जी की फॉर्म फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और टाइम आपके पास टी आएगा तो ये पावर आपके पास फिर इस तरह से निकल आएगी। तो अब जीपीई हम कैसे निकालते हैं? जीपीई निकालते हैं mgh ओवर टाइम टी। अब मुझे बताइए कि इसका ये जो वेट है, देखिए ये पूरा mg की वैल्यू ही नहीं है, इसका जो अपना वजन है, ये पूरा mg की जगह इसका अपना वेट ही नहीं आ जाएगा 500 इनटू हाइट कितनी है इसकी 0.4 मीटर्स, जिससे ये अपने आप को लिफ्ट अप कर रहा है, अपॉन टाइम वही 0.5 सेकेंड्स लग रहा है। तो आप इस तरह भी इसकी पावर निकाल सकते थे, तो पावर आपकी यहाँ भी 400 वॉट्स ही निकलेगी। क्लियर है जी? तो ये आपके पास 400 वॉट्स भी ऑप्शन, तो चाहे उस तरह कर लें या इस तरह कर लें, इट इज द सेम थिंग एक्चुअली। तो 12th का भी आप देख रहे हो बी ऑप्शन की जवाब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कहता है दिस क्वेश्चन इज अबाउट 4 मेथड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। This question is about 4 methods used to produce electrical energy. Which method has a correct description? A hydroelectric power station जो है energy source is renewable. बिल्कुल सही बात है। देखिए renewable वो होती है जो natural एक source जो बार बार recycle हो रही है। अब आपको पता है कि hydroelectric power station में जाहिर बात है कि पानी ऊपर हाइट से गिरता है, तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स है ना, एनर्जी सोर्स, उसमें पानी है जो उस टरबाइन को घुमाएगी, तो वो पानी तो दोबारा रिप्लेस होता जाएगा, बारिश और ग्लेशियर्स हर साल जब मेल्ट करेंगे, और तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। एचईपी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका इस तरह है कि उसमें कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होती, तो बात तो मुझे ए बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन जरा चेक करते हैं, बी में कहता है कि अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन। देखिए कोल फायर्ड पावर स्टेशन जो है उसमें एनर्जी सोर्स कोयला है जो कि रिन्यूएबल नहीं है, तो एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल, नो, यहाँ तक तो बात सही कह रहे हैं। एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड, यस, जब कोल बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, और तो ये नो गलत बात है, यस इट डज एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बी वाली बात इसलिए गलत है। सी में कहता है अ विंड टर्बाइन जो है उसमें एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल, यस। विंड टर्बाइन में देखिए ना, विंड है, हवा तो एक रिन्यूएबल सोर्स है, बार बार रिप्लेस होती रहेगी, चलती रहेगी, तो ये बात इस वजह से गलत होगी कि वो उसको रिन्यूएबल नहीं मान रहा, और ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है विंड मिल, तो प्रोसेसेस पड़े हुए हैं ना सारे। डी में कहता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उसमें एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल, नहीं, यूरेनियम हो या पोलोनियम हो वो जाहिर है एक दिन एग्जॉस्ट तो होगा, खत्म तो होगा, जैसे कोल फायर्ड पावर स्टेशन में कोयला भी खत्म होगा, तो ये यस का मतलब है कि फिर इसने ये बात गलत कर दी। तो 9th का ए ऑप्शन। तो फिजिक्स में कम सवाल ऐसे हैं जिनमें हर एक ऑप्शन को बारी बारी चेक करना है, मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड मैथमेटिकल काम है। कहता है स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग ऑन अर्थ। अच्छा, जब वो रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड होगी। कहता है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज फॉलन 5 मीटर्स। अच्छा, अब देखिए जब वो 5 मीटर फॉल कर चुका होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आपको वैसे पता है कि हर ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में अर्थ पे गिरते वक्त उसकी स्पीड में 10 मीटर्स पर सेकंड का इजाफा होता है, ठीक है। तो अगर उसकी स्पीड में 10 मीटर्स पर सेकंड का इजाफा हो रहा है तो 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड जो है वो कितनी हो चुकी होगी, वो 20 मीटर्स पर सेकंड। याद है नीचे गिरते हुए 3 सेकंड्स बाद अर्थ पे हर सेकंड में 10 मीटर्स पर सेकंड का इजाफा होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज फॉलन 5 मीटर्स, यानी जब वो 5 मीटर्स यानी थोड़ा सा फॉल कर चुका होगा, तो जाहिर है कि मतलब अभी वो थोड़ा सा जब वो फॉल कर चुका है तो इनिशियली तो उसकी स्पीड 0 है ना, तो जब इनिशियली स्पीड उसकी 0 होगी और जब वो 5 मीटर्स यानी थोड़ा सा इनिशियली फॉल 5 मीटर्स तक कह लो कर चुका, तो फिर तकरीबन कह लीजिए कि एक 0 सेकंड से तो ज्यादा टाइम यानी ऑलमोस्ट 1 सेकंड होने वाला है। तो फिर इसमें सबसे जो जो उसकी स्पीड उस वक्त होगी अर्थ पे, तो ये बेसिकली आपकी ये बात चेक कर रहा है कि जैसे ही वो बॉल गिरना शुरू होता है तो
मोमेंट्स लेटर आफ्टर इट्स फॉल उसकी रफ्तार जो है वो अर्थ की 10 मीटर्स पर सेकंड पे वैल्यू जो है वो पहुंची होती है। ठीक है, तो वो 10 से फिर 20 फिर 30 फिर इस तरह से ये यूं चलती जाएगी। तो 10th का भी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि अर्थ पे एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स विद, बिल्कुल सही है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से वो गिरता है, तो इसलिए उसकी 5 मीटर्स फॉल करने के बाद उसकी रफ्तार तकरीबन 10 मीटर्स पर सेकंड वो होनी चाहिए। ठीक है, 11th में कहता है द पावर इनपुट टू एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 400 वॉट्स, द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 85%, हाउ मच पावर इज वेस्टेड। कहता है द पावर इनपुट टू एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज 400 वॉट्स, द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 85%, हाउ मच पावर इज वेस्टेड। तो आपने ये देखना है जी सबसे पहले तो कि इनपुट पावर जो है वो 400 वॉट्स है। तो देखिए ये पावर इनपुट जो है वो 400 वॉट्स है। ठीक है, पावर इनपुट 400 वॉट्स है और एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 85%। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो 85% है। ठीक है, तो वो कहता है हाउ मच पावर इज वेस्टेड। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि आउटपुट पावर निकाल लो ना। देखिए वेस्टेड तो तभी पता चलेगा कि जब इनपुट हमें पता है ये एफिशिएंसी उसकी इतनी है, तो हम पहले आउटपुट पावर ढूंढ लेते हैं। आउटपुट जब आएगी तो फिर आप इनपुट में से उस आउटपुट की अमाउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि आउटपुट हमेशा याद है यूजफुल होती है। तो हमने वो यूजफुल आउटपुट जब माइनस कर देंगे तो वेस्टेड अमाउंट निकल नहीं आएगी। तो चलिए हम यूं करते हैं कि इसमें सबसे पहले परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। इट इज पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100। तो परसेंटेज एफिशिएंसी की जगह 85% लगा लेंगे। आउटपुट हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी, पावर आउटपुट हम ढूंढ लेते हैं। इनपुट 400 वॉट्स है और इनटू 100 करेंगे तो ये आएगा, देखिए जरा, अब ये दो जीरो से कट गए तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पावर आउटपुट आ जाएगी आपके पास 85 इंटू 4 विच इज 340 वॉट्स। ठीक है, 340 वॉट्स। अच्छा, अब अगर ये 340 वॉट्स आपके पास आउटपुट पावर है तो एनर्जी वेस्टेड, अब देखिए ना, ये आप समझ रहे हो कि इनपुट 400 वॉट थी, ये निकल आई यूजफुल आउटपुट, तो वेस्टेड जाहिर है फिर 400 माइनस 340 से ही वेस्टेड नहीं निकलेगी। तो आपने एनर्जी वेस्टेड निकालनी है तो ये 400 माइनस 340, क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा सवाल इधर पूछा हुआ है ना, हाउ मच पावर इज वेस्टेड। तो फिर वेस्टेड के लिए आपको 340 माइनस वो करेंगे तो ये 60 वॉट्स, ये आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन जी, 11th का ए बनता है। ठीक है, अच्छा इसको एक डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते थे कि देखिए वो कहता है कि द इनपुट पावर जो है वो 400 वॉट्स है, द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 85%। अब मुझे बताओ, अगर एफिशिएंसी 85% है तो इसका मतलब है कि वो 100% इनपुट में से 85% जो है वो यूजफुल फॉर्म में चेंज कर रहा है और 15% जो है वो वेस्ट हो रही है। ऐसे ही है ना, क्योंकि 100% इनपुट होती है और उसमें से 85% एफिशिएंसी का मतलब है 85% यूजफुल आउटपुट में जा रहा है, 15% वेस्ट हो रहा है। तो आप ये देखो कि इनपुट हमेशा ये 100% होता है, तो इसको यूनिटरी से भी कर सकते थे कि 100% अगर 400 वॉट्स है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी पावर वेस्टेड है डायरेक्ट, ये 15% वेस्टेड पावर कितने वॉट्स होगी, तो आप इस तरह भी निकाल सकते थे। तो ये 15 इंटू 400 हो जाता, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100 करते, तो ये आपके पास 60, इस तरह भी जवाब वही 60 वॉट्स ही निकलता। तो 11 के लिए फिर हम यूं इसका जवाब निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो ये दिस इज हाउ वी बेसिकली डू इट। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया सबको, तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो 11th का जरा चेक कर लेते हैं एक दफा। 11th का ए ऑप्शन, ठीक है जी, करेक्ट है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है विच एनर्जी रिसोर्स इज नॉट रिन्यूएबल।
अच्छा, नॉट रिन्यूएबल का मतलब है कि जो रिसाइकल नहीं होती। देखिए, जियोथर्मल हमारी अर्थ से आती है, तो ये तो रिन्यूएबल है। ठीक है, दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि अर्थ जब तक है वो उसमें हॉट रॉक्स हीट देती रहेंगी। न्यूक्लियर फिजन जो है, देखिए ये, अच्छा, सोलर भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये भी रिसाइकल, ज़ाहिर सन है तो तब तक एनर्जी मिलती रहेगी। विंड भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। न्यूक्लियर फिजन जो है ये एक रिन्यूएबल नहीं है ये, बिकॉज इसमें यूरेनियम इज यूज्ड, और यूरेनियम जो है उसकी सप्लाई एक दिन आने वाले टाइम में ज़ाहिर है एग्जॉस्ट तो होगी, खत्म तो होगी, तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है, इस एनर्जी रिसोर्स को हम रिन्यूएबल नहीं कह सकते। यानी नॉट रिन्यूएबल, या जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल, गैस है, ये भी रिन्यूएबल नहीं है, बिकॉज दे विल एग्जॉस्ट वन डे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि टेंथ का बी ऑप्शन इज नॉट रिन्यूएबल, बाकी सारे रिन्यूएबल सोर्स हैं। टेंथ का बी। कहता है, a car of mass 5000 kg is moving at 10 meters per second. The engine does a work on the car and the speed increases to 16. How much work is done by the engine to increase the speed of the car? अच्छा, देखिए, आप ये सोचें कि इस वक्त इसका जो मास है वो 500 kg आ रहा है। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी उसकी 10 मीटर्स पर सेकंड थी, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में चल रहा है। तो कहता है द इंजन डज अ वर्क एंड द कार स्पीड इंक्रीजेस टू 16, तो फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर्स पर सेकंड पे चली गई। तो वो कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। तो बेसिकली अगर आप इसमें ये देखें कि इधर कुछ मास और वेलोसिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो कुछ दिमाग में आपके काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आना चाहिए। तो लेट्स सी इसमें क्या। देखिए बच्चों, इसमें आपने ये करना है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड। अच्छा, कई लोग इसमें ना गलती करते हैं। आपने यहाँ बेसिकली देखना है कि ये जो एनर्जी इंजन लगा रहा है, देखिए हाउ मच, ये या यूं कह लें कि ये जो वर्क डन इंजन कर रहा है, ये वर्क डन जो है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में रिजल्ट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी, देखिए जब ये गाड़ी मूव कर रही थी एट 10 मीटर्स पर सेकंड, तो उस वक्त भी तो इसमें एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी। फिर जब इंजन ने मजीद वर्क किया, तो इंजन तो देखें जब ये इस पे मूव कर रहा है तो इंजन तो तब भी वर्क कर रहा है। फिर जब उसने मजीद वर्क डन किया तो स्पीड कहता है इंक्रीजेस टू 16 मीटर्स पर सेकंड। तो आप ये देखिए कि इसकी अगर हम यूं करें कि देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखिए, हाफ और एम तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे निकल आएगा ये। तो अब मुझे ये बताइए कि ये आएगा हाफ इंटू मास है 500 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी है 16 स्क्वायर का माइनस 10 का स्क्वायर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ये कितनी निकलेगी? उसी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 0.5 इंटू 500, ये आएगा 250 इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आएगा 156। तो 250 इंटू 156 ये कितना आ जाएगा? 39,000। इसका मतलब है कि उसका जो मजीद जो उसने फर्दर वर्क किया होगा वो 39,000 जूल्स का। तो ऑप्शन सी इस केस में ये जवाब होगा। तो 11th का सी आंसर। ठीक है बच्चों। देखें 10th क्वेश्चन में इट सेज कि अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट। आपको याद है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज एफिशिएंसी इज आउटपुट ओवर द इनपुट इनटू 100।
अच्छा, अब अगर ये बेशक पावर्स में दिया हो तो पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, अगर एनर्जीज की फॉर्म में दिया हुआ है तो एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट, यानी सेम कोई टाइप आपने लेनी है। ये तो वैसे एक रिकॉल था ना। अच्छा, आपको याद है हमने नोट्स में एक बात लिखी थी, अगर मैं आपको कहूं कि फर्ज कीजिए कि एन एचईपी स्टेशन, अब ये बात से मैं आपको जरा इस एमसीक्यू को जरा समझाने लगा हूं। कहता है कि इस बात का मतलब क्या है कि अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट। मुझे ये बताओ कि चलो मशीन की बात हो रही है तो हम मशीन को ही ले आते। फर्ज कीजिए कि वो कहता है कि मशीन ए इज 60% एफिशिएंट। फर्ज कीजिए ये आ रहा है। और दूसरे केस में वो कहता है कि एक मशीन बी है दैट इज 90% एफिशिएंट। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। फर्ज करो एक 60% एफिशिएंट है और एक 90% एफिशिएंट है। वो कह रहा है कि इस बात का क्या मतलब है कि एक मशीन वेरी एफिशिएंट है। आपको याद है हमने पढ़ा था कि मशीन ए अगर 60% एफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि ए क्या कर रहा है, ए आउट ऑफ 100% इनपुट, आउट ऑफ 100% इनपुट जो उसको मिल रहा है, इट इज कन्वर्टिंग it is converting 60% into useful forms. It is converting 60% into useful forms of energy. And तो 60% तो वो यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, एंड 40% को इनटू अनयूजफुल फॉर्म्स। तो याद रखिए कि 40% को वो अनयूजफुल फॉर्म्स, यानी 40% एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। यही मतलब नहीं था कि इसका 40% मतलब वेस्ट हो रहा है। तो जब आप कहते हो ना कि एक मशीन ए 60% एफिशिएंट है, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 100% इनपुट इट इज कन्वर्टिंग 60% इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड 40% इनटू अनयूजफुल फॉर्म्स। ठीक है, जिसका मतलब है कि 40% इज बीइंग वेस्टेड। और मुझे बताओ इसी तरह मशीन बी अगर 90% एफिशिएंट है तो 100% में से इसका मतलब है ये 90% यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रही है और 10% सिर्फ क्या कर रही है, 10% एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्या ख्याल? तो इस हिसाब से देखो मशीन बी इज मोर एफिशिएंट ना, बिकॉज इट इज वेस्टिंग लेस एनर्जी। एफिशिएंसी का मतलब ये है बच्चों कि वो जितना उसको 100% इनपुट मिल रहा है उसमें से ज्यादा वो यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है और लेस परसेंटेज वो वेस्ट कर रहा है। तो अब वो कहता है कि अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट। तो जब हम कहते हैं कि देखिए अ मशीन इज 60% एफिशिएंट, इट मींस इट इज कन्वर्टिंग 60% इनटू यूजफुल फॉर्म्स एंड इट इज वेस्टिंग 40% एनर्जी। 40% एनर्जी वेस्ट कर रहा है। और 90% एफिशिएंसी का मतलब है कि 90% यूजफुल फॉर्म्स में जा रही है एंड 10% वेस्ट हो रही है। तो देखो मशीन ए 40% वेस्टेज कर रहा है, 40% एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, और मशीन बी जो है 10% एनर्जी को वेस्ट कर रही है। तो ज्यादा एफिशिएंट ये हुई ना, क्योंकि ये कम एनर्जी वेस्ट करती है और ज्यादा एनर्जी को यूजफुल फॉर्म्स में चेंज करती है। ये वैसे एक मीनिंग समझा रहा था। तो वो कहता है कि इफ अ मशीन इज वेरी एफिशिएंट, व्हाट डज दिस मीन, कि इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। ये तो खैर बात ना हुई कि पावर प्रोड्यूस करना ना करना वेस्ट के साथ ताल्लुक है उस एफिशिएंसी का ज्यादा। कहता है इट यूजेस वेरी लिटिल एनर्जी। अगेन इससे भी कोई इसका रिलेशनशिप नहीं, एनर्जी जितनी भी उसको ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएगी वो काम तो करेगा। कहता है इट वेस्ट वेरी लिटिल एनर्जी। बिल्कुल सही है, जवाब मुझे मिल गया है कि देखिए एफिशिएंसी का नाम सुनते ही दिमाग में ये आए कि यार उसको जो इनपुट मिल रही है ना उसमें से वो मेजॉरिटी को यूजफुल आउटपुट में चेंज कर रहा है और बहुत थोड़ी को वेस्ट कर रहा है। डी ऑप्शन में जबकि वो कह रहा है कि देखिए इट सेज इट वर्क्स वेरी क्विकली। तो एफिशिएंसी का टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज देखिए वेरी क्विकली का मतलब है कि वो शायद स्पीडली काम करे। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूला में कहीं पे कोई टाइम
या वेलोसिटी का ताल्लुक तो नहीं आ रहा, तो डी ऑप्शन इसलिए गलत है। तो सी इज सपोज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। के देखिए इसमें आपके पास ये आंसर आ रहा है, तो 10th का सी इस केस में हम करेक्ट मान लें। कि देखिए अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी and the body moves a distance d in the direction of the force. तो कहता है which expression for the work done w is correct। देखिए work done की definition ही क्या है कि when a force is applied on an object and it covers a distance in the direction of the applied force। जी बिल्कुल सही है। तो work done is force into distance, but ये distance याद है उसी force की direction में होना चाहिए, तब work done होगा। वो कहता है which expression is for the work done w is correct। ये तो सामने दिख रहा है कि 11th का ऑप्शन ए आंसर, बिकॉज डब्ल्यू वर्क डन इज एफ इंटू डी। देखिए एफ डी स्क्वायर टाइप हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हाफ एफ डी नहीं पढ़ा, हाफ एफ डी स्क्वायर नहीं पढ़ा, ठीक है। वो हाफ एम वी स्क्वायर था, बट वो काइनेटिक एनर्जी का था, वो वर्क डन का नहीं था। तो ये तो स्ट्रेट अवे, तो देखिए इवन फॉर्मूलाज भी पूछ सकता है आपसे, तो सब कुछ जो पढ़ा है थ्योरी के लिए, जो प्रिपरेशन की थी, वही एमसीक्यू के लिए भी काम आएगी। अभी सिर्फ हम इनकी प्रैक्टिस तो बार बार कर रहे हैं ताकि चलो मजीद डिटेलिंग हो जाए। क्लियर है? 12th वाले क्वेश्चन में इट सेज, कहता है कि अ बॉय प्रोड्यूसेस एन एवरेज पावर आउटपुट ऑफ 60 वॉट। देखिए कि एक बच्चा है, वो कह रहे हैं कि जी इट इज प्रोड्यूसिंग एन एवरेज पावर आउटपुट ऑफ 60 वॉट। तो आपके पास पावर वो आउटपुट दे रहा है 60 वॉट। एज ही राइड्स हिज बाइसिकल फॉर 2 मिनट्स, तो टाइम वो कितनी देर के लिए लगा रहा है? 2 मिनट्स का लगा। तो वो कहता है कि हाउ मच यूजफुल एनर्जी डज ही एक्सपेंड, यानी प्रोड्यूस कर, हाउ मच यूजफुल एनर्जी। तो मुझे एक बात बताइए कि देखो आपके पास पावर है, टाइम है और एनर्जी ढूंढनी है, तो फॉर्मूला पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम ही नहीं लगेगा। बट एक बात याद रखिए बच्चों कि पावर के यूनिट्स तो एसआई यूनिट्स हैं, वॉट्स। टाइम के यूनिट्स हैं मिनट्स, तो आप इनको चेंज करोगे इनटू व्हाट? इनको चेंज करोगे इनटू सेकंड्स। अब मुझे बताइए कि मिनट्स टू सेकंड्स जाना, बिग टू स्मॉल है, तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो इनटू 60 करो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 120 सेकंड्स। तो अब मुझे ये बताइए कि ये आपके पास एनर्जी आ रही है इन जूल्स, तो पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। अब देखिए पावर अगर एनर्जी ओवर टाइम है, तो मैं पावर की जगह क्या लगा लूं? 60 वॉट्स। एनर्जी हमने फाइंड करनी है, टाइम कितना है? टाइम इज 120 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 इंटू 120 इक्वल टू एनर्जी। तो कितना बनता है 60 इंटू 120? ये आपके पास आ जाएगा 7200 जूल्स। तो एनर्जी आपके पास 7200 जूल्स जो है वो ये निकल आई। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि 7200 जूल्स एनर्जी का ऑप्शन ये आपका डी ही नहीं बनता फिर? तो 12th का डी ऑप्शन इस केस में बिल्कुल करेक्ट हम मार्क कर लेंगे। तो 12th का डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है सबको? The work done W by a force is related to the magnitude F of the force and the distance D moved in the direction of the force. तो which equation for W is correct? तो हमें पता है W is work done, तो work done is force into distance। तो वो कहता है which equation for W is correct? W is D divided by F? No, not at all। तो ये तो again direct एक factual question है। डी ऑप्शन करेक्ट है कि W इक्वल टू F इंटू डी। तो वर्क डन की डेफिनेशन याद है ना कि इट इज वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन होता है। तो ये सारे बाकी फॉर्मूलाज तो वर्क डन के ज़ाहिर है गलत। तो 11th का डी ऑप्शन इज सपोज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 11th का आपके पास ये डी आ गया।
कि अ क्रेन ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट लिफ्ट्स कंक्रीट बीम्स। अब वो कहता है द यूजफुल वर्क डन, देखो ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, यूजफुल वर्क डन बाय द क्रेन इज 4000 किलो जूल्स इन अ टाइम ऑफ 160 seconds. What is the useful output power of the crane? यूजफुल आउटपुट पावर। मुझे ये बताओ बच्चों कि आप देख रहे हो कि एक क्रेन है, वो क्या कर रही है कि इट इज लिफ्टिंग अप बीम्स, और द क्रेन कहता है इज डूइंग द वर्क डन बाय द क्रेन इज 4000 किलो जूल्स। तो वर्क डन 4000 किलो जूल्स है, विच इज नॉट एसआई यूनिट, याद है, इन अ टाइम ऑफ 160 सेकेंड्स। तो टाइम लगा 160 सेकेंड्स। तो मुझे ये बताओ कि 160 सेकेंड्स ये टाइम लगा, तो टाइम तो एसआई यूनिट्स में ही है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये सेकेंड्स एसआई यूनिट्स हैं, ये किलो जूल्स आपके पास नॉन एसआई यूनिट्स हैं। हमने आउटपुट पावर ढूंढनी है, तो पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये आपके पास अगर ऐसे आ गया, तो किलो जूल्स से जूल्स में जाना इज व्हाट टू व्हाट। देखिए किलो जूल्स से जूल्स में जाना इज बिग टू स्मॉल। तो बॉम्स कहता है कि जब आप बिग टू स्मॉल यूनिट्स जाते हो तो एम फॉर मल्टीप्लाई करना, और जब स्मॉल से बिग यूनिट्स में जाओगे तो यू विल डिवाइड। तो इस वक्त तो हम किलो जूल्स टू जूल्स जा रहे हैं, मतलब बिग टू स्मॉल जा रहे हैं। तो बिग टू स्मॉल में यू ऑलवेज मल्टीप्लाई। देखिए यू विल मल्टीप्लाई 4000 विद व्हाट, विद 1000, क्योंकि 1 किलो जूल, याद है किलोज में 1000 का क्वांटिटी होती है। तो 4000 को जब हम वो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके पास 4 मिलियन नहीं आ जाए। तो अब चेक करो कि आपके पास जूल्स 4 मिलियन आ गए, टाइम 160 आ गया, तो पावर आपके पास कैसे निकलेगी? तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी कितनी है आपके पास? 4 मिलियन अपॉन टाइम है 160। तो पावर वुड बी हाउ मच? पावर जो है वो कितनी निकल आएगी, जरा बताइएगा। नहीं, इसका तो जवाब कितना आ रहा है, 25,000 वॉट्स आ रहा है। चलिए, अब पहले तो आप देखो ना, ऐसा यूनिट्स में डील करो, टाइम सेकंड्स में, ये जूल्स में, तो आपके पास पावर भी वॉट्स में निकल आई। बट अब क्या करोगे आप कि उसने ऑप्शंस, अब पहले देखते हैं कि ऐसा यूनिट्स का ऑप्शन है कोई। 25,000 ये नहीं है, 25 वॉट नहीं है, 25,000 है। तो ऑप्शन ए गया, बी गया, और 640। अब या तो ये 25,000 वॉट्स को ज़ाहिर है फिर किलो वॉट्स के ऑप्शन में चेंज कर लेते हैं वापस। देखो अगर ये एक नॉर्मल फिजिक्स क्वेश्चन होगा तो ये तो ऑप्शंस दी हुई है ना अब नॉन एसआई यूनिट्स में, तो इसलिए हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो ये चेक कर रहा है कि बच्चे को पता है किलो वॉट्स में कितना होता है, तो 1 किलो वॉट इज 1000 वॉट्स। अब देखिए आप वॉट्स टू किलो वॉट्स जा रहे हो, तो आप स्मॉल से बिग यूनिट्स में जा रहे हैं। तो स्मॉल से बिग यूनिट्स में जाते हुए यू ऑलवेज डिवाइड और बाय 1000, क्योंकि देर आर 1000 वॉट्स इन इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये 25 किलो वॉट्स आएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन सी, इसका जो है वो आंसर ये होना चाहिए। तो सी ऑप्शन मिल गया, तो डी ऑब्वियसली इज नॉट राइट इन दिस केस। तो 12th का भी सी ऑप्शन, सॉरी 12th का सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, ये 12th का सी आ गया।